देखिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्काइल हैलाइड के पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और हम जो ये टॉपिक का पूरा जो बना रहे हैं उसमें वन शॉट वीडियो है, बहुत स्पीड में लेके जाएंगे, 3 से 3.5 घंटा में हम लोग फिनिश कर देंगे। इसलिए सोचना नहीं, थोड़ा आगे निकलेंगे, समझिएगा कि क्वेश्चन आपका रिवीजन हो रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन आया था पिछले 2018 में, एलाइलिक हैलाइड बताना है। तो देखिए एलाइल हैलाइड क्या होता है, डबल बॉन्ड से जस्ट बगल वाला कार्बन से जो हेलोजन ग्रुप होता है उसी को एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। और डबल बॉन्ड के साथ जो हेलोजन डायरेक्ट अटैचमेंट होता है उसको विनाइल बोलते हैं। इसमें आंसर ये होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ब्यूटेन 1 इन से आयोडो ब्यूटेन बनाना है। अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास आयोडो जब भी कहीं से आयोडो नजर आ जाए तो सबसे पहले समझिए कि यह फ्रैंकल रिएक्शन है श्योरिटी के साथ। तो हम फ्रैंकल रिएक्शन लगा ही नहीं सकते, 100 पहले डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, HBr पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, HBr बन जाएगा, ब्रोमीन हाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसको जस्ट NI एसीटोन का साथ रिएक्शन करेंगे तो ये ब्रोमीन के जगह पर आयोडीन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं फ्रैंकल रिएक्शन। तो आयोडीन जब भी कहीं क्वेश्चन में दिया जाए तो दिमाग में ही रखना है कि डायरेक्ट मेरे पास यहाँ पे HI नहीं लगा सकते, HBr पेरोक्साइड के साथ ब्रोमीन ऐड करेंगे, इसके बाद NI एसीटोन के साथ लगा देंगे तो फ्रैंकल रिएक्शन का यहाँ से I बना जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था कि एक ब्यूटाइल हैलाइड है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन 1 ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसमें कुछ नहीं करना है, हम लोग पहले पिछला क्लास में बताए थे आप लोग को कि नॉर्मल होता है, ब्रांचिंग होता है। ब्रांचिंग से क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। ब्रांचिंग से क्या होगा, सरफेस एरिया कमेगा। जब सरफेस एरिया कमेगा तो जितना पैकिंग क्लोज होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम जाएगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो हमेशा याद रखना कि कोई आइसोमेरिक जो भी कोई भी आइसोमेर का अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, देखिए यहाँ पे देखिए जितना ब्रांचिंग होगा उसका सरफेस एरिया क्या, पैकिंग क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा। जब सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। इसलिए नॉर्मल जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग से ज्यादा होता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा। इसका सरफेस एरिया क्या होगा, यानी ब्रांचिंग से पैकिंग सरफेस एरिया क्या होगा, कमेगा। और जब सरफेस एरिया कमेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या घट जाएगा। इसलिए हम लोग याद करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया कम गया, तो सरफेस एरिया कम गया तो मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट भी कम गया। ब्रांचिंग से सरफेस एरिया क्या होगा, कम था। नॉर्मल में सरफेस एरिया इसका ज्यादा होगा, तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसके। अब यहाँ एक चीज और हम देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि ब्रांचिंग इन द सरफेस एरिया हैलाइड डिक्रीजेज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया बाय वैन डर वाल्स फोर्स। लिख भी सकते हैं यहाँ पे, आप लोग नोट भी कर सकते हैं यहाँ पे कि इंक्रीजेज ब्रांचिंग इन द सरफेस एरिया, हैलाइड डिक्रीजेज, सरफेस एरिया क्या होगा, घटेगा। सरफेस एरिया ब्रांच लगाने से यानी कि ब्रांचिंग से क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा। सरफेस एरिया ब्रांचिंग से क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा। जब सरफेस एरिया मेरा घट गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। इसके बाद चौथा में देखिए Br2 यूवी लाइट के साथ रिएक्शन किए तो यहाँ पे ब्रोमीन हो सकता है, यहाँ ब्रोमीन होगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर फ्री रेडिकल होता है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट यहाँ होता है, यहाँ माइनर प्रोडक्ट बनेगा। इसको अच्छा से देखिए। देखिए यहाँ पे पिछला जो क्वेश्चन था सीबीएसई पूछा हुआ था कि जब भी कहीं आइसोमर जब भी कहीं से आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, सरफेस एरिया जितना मेरे पास ब्रांचिंग होगा उतना उसका सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। और सरफेस एरिया जितना डिक्रीज करेगा मॉडर वाल फोर्सेज उतना ही घट जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना है कि किसी भी अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो जितना ज्यादा उसका ब्रांचिंग होगा उतना उसका ब्रांचिंग पैकिंग का सरफेस एरिया उतना घटेगा। और जब सरफेस एरिया उसका घटेगा उतना ही उसका वाटर फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। तो पिछला सीबीएसई में क्वेश्चन आया था, इस दोनों में कहीं SN2 पूछेगा, दोनों में एक आयोडीन है एक ब्रोमीन है, किसमें ज्यादा तेजी से होगा। आयोडीन गुड बेस, वीक बेस इज द गुड लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए SN2 रिएक्शन इसमें फास्ट होगा, इसमें थोड़ा स्लो होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें SN2 ज्यादा होगा, ऑर्डर निकालना पूछेगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन था सिमेट्री से रहेगा आपको कि मेरे पास पारा का ज्यादा होगा, ऑर्थो मेटा पारा दिया रहेगा, बोलेगा कि फाइंड द बेटर
मेरे पास इस क्रिस्टल में क्वेश्चन पूछेगा कि मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा। क्वेश्चन में हम लिखे नहीं, डायरेक्ट लिख दें, समझ नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा, सबसे ज्यादा किसका होता है मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पारा का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑर्थो और मेटा से ज्यादा क्यों होता है। बस एक एग्जांपल एक लाइन में लिखना, ड्यू टू सिमेट्री पारा आइसोमर दैट फिट इन द क्रिस्टल दैट इज बेटर एज कंपेयर्ड टू ऑर्थो मेटा आइसोमर। हम लोग जो क्वेश्चन इसमें बना रहे हैं, इसमें हम लोग का क्वेश्चन नहीं भी लिखेंगे, बस आपको याद करना है। शॉर्ट वीडियो रहेगा, 3 से 4 घंटा में पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करना है कि इसको अच्छा से समझना है, एग्जाम में एकदम इसी कॉन्सेप्ट पे पूछेगा क्वेश्चन। तो हम लोग को यहाँ से पहला क्वेश्चन ब्रांचिंग में एल्काइल हैलाइड से रहेगा, दिमाग में फिट कर लेना है कि जितना ज्यादा ब्रांचिंग होता है उतना उसका सरफेस एरिया घटता है, और जितना सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा उतना ही van der Waals फोर्स घटेगा। van der Waals फोर्स अट्रैक्शन नॉन पोलर जितना कमेगा उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ जाएगा। इसलिए नॉर्मल का जो होता है ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जो ब्रांचिंग होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बस सिंपल रीजन देना है कि ब्रांचिंग करने से उस एल्काइल हैलाइड का van der Waals फोर्स डिक्रीज करता है, ब्रांचिंग से सरफेस एरिया घटेगा। तो सरफेस एरिया जब घटेगा तो उसके क्या होगा, उसका van der Waals फोर्स भी घटेगा। जितना van der Waals अट्रैक्शन घटेगा उतना उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। तो रीजन देना, इसके बाद आप लोग आगे क्वेश्चन हम देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हाइड्रोकार्बन C5H12 give only one monochlororination product, identify the hydrocarbon। अब यहाँ पे देखिए मोनोक्लोरिनेशन बोलने का मतलब हुआ कि मेरे पास ये जो C पे CH3 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 कार्बन पे चारों से अगर CH3 लगा देंगे तो मोनोक्लोरिनेशन यहाँ पे Cl2 लगाइए, यहाँ पे Cl लगाइए, यहाँ पे Cl लगाइए, ये प्रोडक्ट बनने वाला यानी वो C5 का आइसोमर होगा। इसका क्या आइसोमर है, तो C5H12 से अगर ओनली वन प्रोडक्ट देगा तो इसको याद रखना, बस डायरेक्ट एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है, क्लोरीनेशन। दूसरा में क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा हुआ था कि सेकंड डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री में मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे देखिए मोस्ट रिएक्टिव का मतलब हुआ कि मेरे पास जो भी प्रोडक्ट बनेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की तरफ बढ़ना है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ भी बन सकता था, लेकिन हम सब मेजर प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। इस हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ से देखिए इस क्लोरीन से यहाँ से मेरे पास यहाँ पे 3 डिग्री में देखिए, 3 डिग्री में आप देखिए तो यहाँ से निकलेगा तो यहाँ 1 2 3, तो मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड एलिमिनेशन, तो सेकंड डिग्री दिख रहा है, ये 1 डिग्री है, 3 डिग्री। तो देखिए यहाँ से 2 एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ से मात्र 1 एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मोर स्टेबल। तो यहाँ पे आंसर ये होगा मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगा। किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? एकदम इजी क्वेश्चन है, कहीं भी एलिमिनेशन का रिएक्शन देगा, बस कुछ नहीं करना आपको, इस अल्फा से बगल में बीटा वाला हाइड्रोजन को निकालेंगे, एक मेजर बने एक माइनर बनेगा। मेजर प्रोडक्ट हमको खोजना है, जो मेजर प्रोडक्ट होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को पकड़ना है, मेरा काम बन गया। इसमें देखिए ऐसे 3 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री कुछ नहीं समझना, सीधे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाना है, मोर स्टेबल। तीसरा पूछा जाता है RMGS से एल्केन बनाना है, RMGS से एल्काइल ग्रुप जाता है हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 लेंगे, RMGX को अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो एल्केन बनाने का तरीका होगा। CH3 अगर रहेगा H लेंगे मीथेन होगा, अगर यहाँ C2H5H लेंगे तो ईथेन बन जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन द साइक्लोक्लोरोहेक्सेन। देखिए यहाँ पे क्लोरोबेंजीन जब मेरे पास रहेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, और इस साइक्लोहेक्सेन रहेगा। अब यह क्या कीजिएगा, यहाँ पे रेजोनेंस होना शुरू करेगा, लिखिएगा रेजोनेंस, क्लोरीन का जो लोन पेयर है इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करने से इस CCl के बीच में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है।
डबल बॉन्ड के कैरेक्टर होने के चलते डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। इस डबल बॉन्ड के आने के चलते इसके बीच का डिस्टेंस घट जाता है, और यहाँ पे कोई लोन के इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ा हुआ है क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा। इसीलिए इसका रीजन है कि डायपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन का लोअर होता है। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन है, 6 ग्रुप है। इतना क्वेश्चन इजी में देख लीजिए। अच्छा एक बार आप देख लीजिए एकदम अच्छा तरीका से, कहीं को प्रॉब्लम। C5 क्लोरिनेशन बोलेंगे, बस इस स्ट्रक्चर को याद कीजिए एग्जाम का समय आपका। कहीं भी मोल रिएक्टिव बोलेगा कुछ नहीं सोचना है, मोल स्टेबल बनाना है ब्रोमीन के बगल वाला। इसका एक्चुअली माने 6 प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन हमको मेजर खोजना है। देखो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, बोथ सब्स्टिट्यूटेड अल्किल। यहाँ पे देखिए, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेगा लेकिन माइनर बनेगा। यहाँ पे जब हाइड्रोजन निकलेगा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसको अच्छा से देखिए, राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए ड्राई ईथर बनाना है, कुछ नहीं करना है। ये जो क्लोरीन आप दिख रहा है यहाँ से, इस क्लोरीन पे हमको सेम CH3 लगा देना है। देखिए AgCN के साथ रिएक्शन के कुछ नहीं करना, NC आइसोसाइनाइड बनता है। हम लोग पिछला ही क्लास का मैकेनिज्म देखे थे, कैसे होता है। CN कोवैलेंट बॉन्ड है, CN कैसा कोवैलेंट बॉन्ड है AgCN। इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ जाता है, इसके पास कोवैलेंट बॉन्डिंग, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। और ईथर में बता चुके थे, राइट द मैकेनिज्म ऑफ फ्लोइंग ऑफ SN1 रिएक्शन। देखिए 3 डिग्री का सबसे पहला स्टेप, जब भी SN1 रिएक्शन होगा कार्बोकैटायन बनेगा। स्लो स्टेप होगा, कार्बोकैटायन बनेगा। स्टेप सेकंड में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा, क्योंकि हम लोग बोलते थे कि SN1 रिएक्शन जो होता है 2 स्टेप में होता है। 2 स्टेप का प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल फास्ट रिएक्शन, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। जितना भी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन। तो मेजर प्रोडक्ट समझ में आ गया, ड्राई ईथर, AgCN समझ में आ गया, आइसोसाइनाइड बनेगा। मैकेनिज्म इजी है, इसीलिए हम शॉर्ट में के समझाना चाह रहे हैं कि टाइम आपके पास कम हो, खाली दिखते ही चले जाए। एक बार स्टेप मिले पूरा का पूरा लिख दे, पूरा सिलेबस एक साथ मिल जाएगा 3 से 4 घंटा। देखिए यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में। जब भी होगा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, द फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस इजी है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। उस न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज से, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों में कैसा रिएक्शन हो, फास्ट रिएक्शन होगा, और यहाँ से इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट आर द एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल। ये क्वेश्चन ही निश्चित आने वाला है। देखिए एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल जब भी होगा इसका 2 साइड डोनर होगा। उसका एग्जांपल एक्सप्लेन बोले ली, द न्यूक्लियोफाइल दैट कैन अटैक थ्रू द 2 डिफरेंट साइड्स। अगर हम साइनाइड की बात कर रहे हैं तो देखिए इस पर कार्बन अगर इको आयनिक बॉन्ड जब बन रहा है तो आयनिक बॉन्ड में मेरा कार्बन होगा, यहाँ पे RH रहेगा, यहाँ पे C लग जाएगा। वही AgCN के साथ अगर मेरे पास कोवैलेंट बॉन्ड हो, इसके लोन पेयर दोनों, यहाँ पे NC लग जाएगा। तो जब भी एम्बेडेड की बात होगी तो सबसे अच्छा एग्जांपल आप CN याद रखिए, बस एक ही क्वेश्चन याद रखिए, आराम से यहाँ पे KCl लिख सकते हैं। दूसरा पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, क्लोरोबेंजीन एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, पिछले स्ट्रक्चर में पढ़े थे। क्लोरोबेंजीन में क्या होता है कि मेरे पास क्लोरोबेंजीन में इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर लेता है, जिसके साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। डबल बॉन्ड के कैरेक्टर होने के चलते इस बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए क्लोरोबेंजीन जो होता है एल्काइल हैलाइड से लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। कारण यही लिखना है कि रेजोनेंस के चलते इस कार्बन से के बीच में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। और दूसरा ये भी लिखेंगे कि इस कार्बन पे कैसा बॉन्ड होता है, sp2 हाइब्रिडेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा होता है इस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडेशन होता है। तो sp2 हाइब्रिडेशन के चलते इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाता है, तो इसके बीच का ये जो बॉन्ड है इसके बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। sp3 हाइब्रिडेशन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, sp2 का बॉन्ड लेंथ कम होता है। इसलिए इसके चलते भी इस कार्बन Cl बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है।
तो सबसे अच्छा एग्जांपल ये देना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कारण नहीं होने का रीजन है इस कार्बन और Cl के बीच में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है ड्यू टू लोन पेयर बेंजीन गिरिन के साथ रेजोनेंस करता है, इसलिए क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें पूछना है कायरल कौन होगा। देखिए कायरल का मतलब होता है जो कार्बन 4 है, यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ पे कायरल आपका 1 2, यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन हुआ एक मिथाइल हुआ, तो दोनों का दोनों मॉलिक्यूल मेरे पास कायरल जब भी निकालने देगा तो यहाँ पे दोनों का दोनों कायरल नहीं है। कायरल का मतलब जिस कार्बन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से देखिए इस पोजीशन पे मेरे पास हाइड्रोजन आ रहा है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 4 डिफरेंट बॉन्ड से अगर बन रहा है तो वह कायरल होगा। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर है तो यहाँ से इस कार्बन में मिथाइल तो खत्म हो गया। अगर हम यहाँ की बात करेंगे दो यानी जब भी क्वेश्चन में कायरल की बात पूछेगा, क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, कायरल जब भी पूछेगा तो उस कार्बन के 4 अलग अलग बॉन्ड से अगर अटैचमेंट होगा तो उसको कायरल बोलेंगे, और नहीं तो यह मॉलिक्यूल क्या होगा, एक कायरल पहचानने के सबसे इजी तरीका है कि जो भी अल्काइल हैलाइड होगा, जो भी स्ट्रक्चर देगा उस कार्बन से 4 डिफरेंट बॉन्ड से बना होगा, उसको कायरल बोलेंगे। ये क्वेश्चन दिया होता सीबीएसई बोर्ड में, थोड़ा सा लगता है मिस्टेक हो गया लिखने में, लेकिन एक नॉर्मल क्वेश्चन बताते हैं कायरल है। मान के चले यहाँ पे हम Cl लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Cl लिख दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कार्बन पे तो मिथाइल खत्म हो गया, इस कार्बन की बात करेंगे तो 2 हाइड्रोजन भी खत्म हो गया, इस कार्बन की बात करेंगे हाइड्रोजन एक मिथाइल है और यहाँ स्ट्रक्चर अलग है, तो कायरल हो गया, कायरल मॉलिक्यूल हो। तो कायरल को पहचानने का बहुत ही इजी तरीका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है explain the following alkyl halide through polar are immiscible in alkyl halide water में immiscible क्या है, इसका एग्जाम में अच्छा से लिखना है। alkyl halide are polar but one are insoluble in water because energy required to the break the intermolecular hydrogen bonding among water and molecule is much higher than energy released by water halide interaction। कहने का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ने के बाद जो एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी हमको जितना चाहिए, इसको तोड़ने, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ेंगे तो तोड़ने में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और जो एनर्जी रिलीज होगा, जो इसके बीच में जो एनर्जी रिलीज होगा एल्काइल हैलाइड वाटर के, वो क्या होगा, कम होगा। energy released by water molecule interaction, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल मच हायर देन द रिलीज, यानी कि जब एल्काइल हाइड्राइड वाटर के साथ अगर बॉन्ड फॉर्मेशन भी करता है तो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो बहुत कम मात्रा में रिलीज है, और बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1000 जूल एनर्जी हम तोड़ने में लगा रहे हैं और मात्र 200 जूल एनर्जी वहां पे रिलीज कर रहा है, इसीलिए बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो गया तो उसको बॉन्ड का फॉर्मेशन में एनर्जी, बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, तो कम एनर्जी रिलीज हो रहा है, बॉन्ड को जब तोड़ रहे तो ज्यादा एनर्जी लग रहा है, इसीलिए एल्काइल हैलाइड वाटर में इमिसिबल होता है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि वाटर, यानी वाटर में वही सब्सटेंस सोलुबल होगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो ये भी बोल सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड इन द वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो हाइड्रोजन बॉन्ड, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा, इसके चलते ही बोल सकते हैं कि सोलुबल नहीं होता। तो जनरल एग्जांपल अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसको पूरा अच्छा से लिखना है कि अगर मेरे पास अगर हो भी जाएगा, अगर मेरे पास अगर इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर भी लेगा तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, और बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें एनर्जी कम रिलीज हो रहा है, तो बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी हमको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, और बॉन्ड जब रिलीज हो रहा है तो कम मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, इमिसिबल होता है। और चौथा एग्जांपल क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लिख सकते हैं। देखिए प्रोडक्ट दिया हुआ है ए, एल्कोहलिक के बजाय डबल बॉन्ड बनाना, बहुत सारा क्वेश्चन की इसलिए हम ज्यादा इसमें नहीं यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, किधर किधर कहां पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा,
CH2 इस हाइड्रोजन को नहीं, एल्कोहलिक जब भी होगा तो एलिमिनेशन करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। और डबल बॉन्ड बनेगा तो HBr को क्या बोलते हैं, मार्कोनफ एडिशन लग जाएगा। और मार्कोनफ एडिशन के बाद क्या करेंगे, एक एल्काइल हैलाइड बनेगा मार्कोनफ एडिशन से यहाँ से। उसके बाद ड्राई ईथर में क्या करेंगे, ओरिजिन रिएक्शन करेंगे, सी प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको हम बोलेंगे NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वो माइनस कहां पर है, इस पे, इस ब्रोमीन हटेगा, यहाँ पे O C2H5 लग जाएगा। इसमें सोचना नहीं है। ब्रोमीन प्राइमरी, इसी को विलियम सिंथेसिस भी बोलते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे हाइड्रोजन Sn2 का रिएक्शन होगा, O- इस ब्रोमीन को जाएगा यहाँ पे, अब सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा। तो हमेशा यहाँ पे ब्रोमीन के जगह पर O C2H5 लगा दीजिए, काम खत्म हो गया। और यहाँ पे देखिए Mg, तो ड्राई ईथर के साथ क्या करेंगे, RMG, यहाँ पे MgBr हो जाएगा। और MgBr जब हमारे पास, हम पहले पढ़ चुके थे, RMGH के वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्केन बन, यानी कि D जो बनने वाला है, D जो बनने वाला C3CH CH3 CH2 MgBr, इसको वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, H निकालेगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, एल्केन, CH3 CH CH3 CH3। तो जनरली हम बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके थे, इसलिए एल्काइल हैलाइड का क्वेश्चन लगभग खत्म हो गया, इससे ज्यादा पूछ नहीं सकता। हमेशा याद रखना है कि एल्काइल RMGH के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, एल्केन का फॉर्मेशन देगा, H निकालेगा, उसके बाद MgOH हो जाएगा, डायरेक्ट हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं। और यहां से इस एल्कोहलिक को करेंगे तो एलिमिनेशन होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहां से HBr करेंगे तो क्या होगा, मार्कोनफ एडिशन लग जाएगा। और यहां से सोडियम ईथर करेंगे, रोजी रिएक्शन पढ़ चुके थे। और यहाँ पे याद रखिए, इसी को हम आगे पढ़ेंगे, विलियम सिंथेसिस। देखिए NaOH माने ये स्ट्रॉन्ग बेस O माइनस है, यहाँ पे Sn2 रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे गलती से भी हम नहीं लगा देंगे कि एलिमिनेशन होगा। देखिए यहाँ पे O माइनस है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, Sn2 यहाँ पे, इस एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, यहाँ पे इजी तरीका से H Sn2 का रिएक्शन होगा, ब्रोमीन जाएगा, यहाँ पे O C2H5 ईथर बनेगा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जब भी रहता है तो ईथर का फॉर्मेशन करता है, H2 के साथ एक सिंगल बॉन्ड लगा हुआ, यहाँ पे देखिए CH। तो इस क्वेश्चन को इजी तरीका से हम लोग एल्काइल हैलाइड के टोटल क्वेश्चन बना दिए। इसके बाद हम जस्ट आगे हम लोग एल्कोहल पढ़ेंगे। एल्डिहाइड से हाइड्रोजन गैस को प्लैटिनम PD और निकल के साथ हाइड्रोजन गैस कैटलिस्ट के रूप में रिएक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और वहां से मेरे पास, यानी कि हम रिड्यूस करके अल्कोहल बनाएंगे, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, यानी कि हम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके अल्कोहल बनाएंगे। अल्कोहल से हम Cr2O3 PCC मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हमको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। याद रखना है कि एल्डिहाइड से रिडक्शन करने के बाद अल्कोहल मिलता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा। तो Cl2 PCC Cu इतना केल्विन 5 मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इससे क्या प्राइमरी अल्कोहल से क्या बन जाएगा, एसिड। अब यहां से देखिए मेरे पास कंसंट्रेट H2SO4 को यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। मेरे पास यहाँ पे CrO PCC या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी अल्कोहल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल से कंसंट्रेट H2SO को डालेंगे, एल्कीन बन जाएगा। और यहाँ से देखिए तीन तरीका से, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, और थर्ड डिग्री अल्कोहल से नो रिएक्शन। अब यहाँ से अगर हमको एक कार्बन और बढ़ाना चाहते हैं तो RMGX के साथ रिएक्शन करेंगे, एल्डिहाइड को RMGS के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे इस कार्बन पे अल्कोहल। जब भी क्वेश्चन में कार्बोनाइल को COH लगाना हो तो सीधे सीधे RMGS के साथ रिएक्शन करेंगे H3O+ डालने के बाद। देखिए यहाँ पे मार्कोनफ एडिशन होगा, फिर एल्किन से अल्कोहल बनाना तो मार्कोनफ एडिशन, प्राइमरी अल्कोहल बनाना तो B2H6H2O2 बेस के मीडियम में प्राइमरी अल्कोहल। और यहाँ से देखिए मेरे पास CH3, यहाँ से तो CH3 या क्या हुआ, CH3 कार्बन पे जाके लग जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगर मेरे पास एल्डिहाइड को LiH4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल,
कीटोन को करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, कंसंट्रिक डालेंगे तो फिर एल्कीन बन जाएगा। और यहाँ से फिर वही चीज होगी, Cr2 मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे तो बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा, एसीटोन। एसीटोन से फिर क्या करेंगे, अगर इस कार्बन पे मेरे पास अल्काइल ग्रुप एल्कानी की, जब भी मेरे पास कीटोन से अल्कोहल बनाना हो, एक कार्बन चेन ज्यादा लगाना हो, तो RMGS प्लस H2O को यूज करेंगे। और अपना कीटोन से अल्कोहल बनाना हो और एक कार्बन, तीन कार्बन है, चार कार्बन अगर बनाना हो तो RMGS का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल्डिहाइड है, एक दो तीन कार्बन है, चार कार्बन का चेन अगर बनने वाला है, CH3 को यूज करके एल्डिहाइड में भी RMGS को लगा सकते हैं और कीटोन में भी RMGS को यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अल्कोहल बनाने का तीन तरीका समझ लीजिए। एल्डिहाइड से, प्राइमरी अल्कोहल से क्या होगा, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तीन बात की थी, Cr2O3 PCC। उसके बाद Cu मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल से नो रिएक्शन होता है। और प्राइमरी अल्कोहल से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। उसके बाद हमको आने की एल्डिहाइड से रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। एक दूसरे से रिवर्स प्रोसेस है, कंसंट्रेट डालेंगे तो एल्कीन बनेगा। इस तरीका से मार्कोना एडिशन। B2SC याद रखना, जब भी एल्कीन से प्राइमरी अल्कोहल बनाना इस रिएजेंट को यूज करें। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल में कैसे डिस्टिंक्शन करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल कौन होगा, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। देखिए, इसी को हम लोग, इस अल्कोहल का अगर हमारा टेस्ट है कि कौन प्राइमरी अल्कोहल होगा कौन सेकेंडरी अल्कोहल, इस टेस्ट के लिए एक रिएजेंट हो जिसको बोला जाता है लुकास रिएजेंट। ये मिक्सचर ऑफ कंसंट्रिक HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 के को मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट। अगर प्राइमरी अल्कोहल को इसमें हम एक कंसंट्रेट ऐसे ZnCl2 के साथ डालें, नो रिएक्शन करेंगे। फर्स्ट डिग्री अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट एप्रिशिएबली एट रूम टेंपरेचर, दैट इज नॉट टर्बिडिटी एंड क्लाउडनेस। प्राइमरी डिग्री अल्कोहल में रूम टेंपरेचर पे रिएक्शन ही नहीं करेगा। सेकेंडरी डिग्री अल्कोहल जो होगा, टर्बिडिटी एंड क्लाउडनेस, जो मतलब झाग जो देगा 5 मिनट में देगा। और सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन थोड़ा सा इससे स्लो होगा। थर्ड डिग्री रिएजेंट को लुकास रिएजेंट के साथ करेंगे तो टर्बिडिटी एंड क्लाउडनेस एग्जिस्ट इमीडिएटली, मिनट्स यानी कि सेकंड के फ्रैक्शन सेकंड के अंदर में ही झाग देना शुरू हो जाएगा। तो इसमें सेकंड के अंदर में झाग देगा, बहुत इमीडिएटली हो जाएगा, इसमें कुछ समय लेगा। और प्राइमरी डिग्री में नो रिएक्शन, झाग देगा नहीं, नो टर्बिडिटी एंड क्लाउड, यानी कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। तो यानी हम लोग का एग्जाम में पूछ सकता है कि फाइंड द टेस्ट ऑफ लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल का टेस्ट है। इसको अच्छा तरीका से आपके लिए 3 नंबर का क्वेश्चन दे सकते हैं। एसिडिफिकेशन का मैकेनिज्म ये होता है, लेकिन सबसे पहले समझिए, एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और एस्टर बनेगा। तो यही तरीका है, कार्बोक्स एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे, वाटर निकलेगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। दूसरा नंबर देखिए, MnO2 के साथ डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कर पाता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बना जाता है। यानी Mn मैग्नीज डाइऑक्साइड जो रिएजेंट है, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करता है, क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बना देगा। अब देखिए, इसको मेरे पास HBr पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन किए तो क्या हुआ, पेरोक्साइड के साथ एंटी मार्कोना एडिशन। यहाँ पे H में यहाँ क्या हुआ, PCC यूज किए तो एल्डिहाइड बन गया प्राइमरी। यही Cr2 H2SO पर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको जॉन्स रिएजेंट भी बोलते हैं। प्राइमरी अल्कोहल से क्या बना देगा, कार्बोक एसिड बना देगा। तो यहाँ पे देखिए, याद रखना है, अल्कोहल का हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं, क्या क्या, एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे, एस्टर बनेगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद देखिए, इस अल्कोहल को Al2O3 के साथ इतना डिग्री पे करेंगे तो एल्कीन बना देगा। और हम लोग देखिए, अब ईथर अल्कोहल का रिएक्शन तो इससे ज्यादा नहीं पूछता, अब ईथर हम लोग पढ़ेंगे। अल्कोहल को H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन करेंगे 413 केल्विन पे, तो H प्लस देगा, यहाँ पे क्या बनेगा, OH2 का H प्लस बनेगा,
दो मॉलिक्यूल लेंगे, इस यहाँ से इस न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, या पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से CH2 से वो CH2 CH3 निकल जाएगा, यहाँ से एल्कोहल जुड़ जाएगा। हम लोग आगे मैकेनिज्म ज्यादा नहीं, कार्बन के साथ क्या होगा, OH2 होगा, H प्लस बाहर निकलेगा, ये एसिडिफिकेशन हो जाएगा। ध्यान रखना है, पहला स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा, ऑक्सीजन पे H प्लस आएगा, और दूसरे स्टेप लोन पेयर क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। और यहाँ से CH2 से क्या जोड़ देंगे, ऑक्सीजन से साथ CH2 CH3, पहला ही स्टेप 443 केल्विन पे H2SO4 को डाले, एल्कीन बन जाएगा। विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या है, ये याद रखना। ROH को सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो RO Na+ मिल जाएगा। अब RO- एक न्यूक्लियोफाइल है, हमेशा रखना है न्यूक्लियोफाइल प्राइमरी एल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन करेगा, इस कार्बन के साथ क्या बनेगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। और ये यहाँ पे जोड़ सकते हैं Na, यहाँ पे देखिए Cl, तो बाहर बन के क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। तो देखिए नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के साथ बनेगा, वहां पे देखिए विलियम सिंथेसिस क्या है, अल्कोहल को Na के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, RO- Na+, और Na- इसके साथ क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफिलिक एसिड का रिएक्शन करेगा। तो हमेशा याद रखना है कि एल्काइल हैलाइड में प्राइमरी एल्काइल चाहिए, इसमें हमेशा ऑलवेज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड चाहिए, सेकेंडरी नहीं, ऑलवेज प्राइमरी एल्काइल। अब यहाँ पे देखिए ईथर में दो तरीका का रिएक्शन होगा, पहला ईथर बनाने अल्कोहल को एसिड के साथ रिएक्शन करने के बनेगा, दूसरा ईथर बनाने का तरीका है विलियम सिंथेसिस। विलियम सिंथेसिस अल्कोहल को Na के साथ यहाँ पे नेगेटिव आया, नेगेटिव जो है न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और हमेशा विलियम सिंथेसिस में याद रखना है हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा। ठीक है, आप इसको अच्छा से समझिए। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे प्राइमरी, अगर मेरे पास प्राइमरी एल्काइल है तो विलियम सिंथेसिस काम करेगा, सिंपल रिएक्शन ईथर बन जाएगा। लेकिन यही पे क्लोरीन जो है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड CH2 विलियम सिंथेसिस यहाँ पे काम नहीं करेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन कराने की हम यहाँ पे बेस जो काम करेगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड या बेस एलिमिनेशन का काम करेगा, विलियम सिंथेसिस नहीं होगा। विलियम सिंथेसिस के लिए ऑलवेज हमारा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड रहना चाहिए, बस यानी O- के साथ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जब रहेगा तो मेरे पास ईथर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो, और अगर CH2 माइनस है तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी विलियम सिंथेसिस हुआ है, यहाँ नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से जाएगा और ये बॉन्ड ऐसे क्लीवेज हो जाएगा। तो बात एक ही चीज है, यहाँ से भी वो याद कर ले, और यहाँ पे देखिए रिएक्शन नहीं होगा, नेगेटिव है, मेरे पास बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एलिमिनेशन होगा। इस तरीके से हम लोग ईथर का लगभग कैसे बनाया जा सकता है, ईथर का फॉर्मेशन कैसे होगा, ईथर का फॉर्मेशन हम तीन तरीका से सीखे, एक एसिड के साथ रिएक्शन की अल्कोहल के साथ, और दूसरा रिएक्शन विलियम सिंथेसिस से ईथर बनाने के तरीका सीखे। अल्कोहल से सीखे, अल्कोहल के H2SO4 के साथ रिएक्शन किए थे, 2 मोल अल्कोहल लिए थे, वहां से पहला स्टेप में हम ईथर बनाने के लिए सीखे। दूसरा विलियम सिंथेसिस में हमारा एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, और इसके कैसा होना चाहिए, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, प्राइमरी एल्काइल। इसका प्रॉपर्टी देखिए, ईथर को अगर एसिड के HX के साथ रिएक्शन करेंगे, H+ यहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा। अब यहाँ हमेशा रखना R 3 डिग्री, और R डैश में कुछ भी अगर 3 डिग्री हो तो SN1 रिएक्शन होगा, और R फर्स्ट और 2 डिग्री होगा तब SN2 होगा। देखिए इसमें देखिए ये 3 डिग्री है, H+ यहाँ आया, ये बॉन्ड की लीवेज होगी, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, और मेरे पास H X के रूप में अगर हम I लिख सकते हैं, यहाँ पे HI लिख देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। और I- क्या होगा, इसके साथ फास्ट रिएक्शन हो जाएगा, इसके साथ अवोडाइड जुड़ जाएगा, यानी कि इसमें कुछ नहीं करना है। विलियम सिंथेसिस में बस एक रिएक्शन HI के साथ होता है, और दूसरा विलियम सिंथेसिस के थ्रू
कैसे ईथर बनाएंगे, बिलियन होता है, दूसरा हम एल्कोहल के साथ एसिड के साथ रिएक्शन करके दो मेथड से बनाएंगे। इसका प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज है, देखिए इसमें ईथर को अगर HIXS के साथ रिएक्शन करेंगे तो HI सबसे पहले H प्लस पे जाएगा, RI बनेगा, फिर एल्कोहल यहाँ पे H प्लस जाएगा तो एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, फिर HI करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस यहाँ जाएगा और H प्लस वाटर होके RI न्यूक्लियो H प्लस यहाँ जाके I माइनस इस R डैश के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसलिए मेरे पास दो प्रोडक्ट बनेगा RI और RI डैश याद रखना। लेकिन अगर ऐसा लिखा रहेगा कि HIXS एक बार इसके साथ I लगा दीजिए, एक बार इसके साथ I लगा दीजिए। अगर एक्सेस लिखा हो तब, अगर एक्सेस नहीं लिखा हो तो आप एक ही प्रोडक्ट बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए HI के साथ रिएक्शन के H यहाँ पे जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से बॉन्ड, क्योंकि यहाँ ई जो ईथर है मेरे पास प्राइमरी एल्काइल, तो सबसे पहले यहाँ SN2 रिएक्शन होगा, H प्लस इस ऑक्सीजन पे जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक इस कार्बन पे करेगा, इस बॉन्ड को लीव कर देगा, इस तरह से प्रोडक्ट ही बनेगा। तो कोशिश इसमें हड़बड़ाना नहीं, H प्लस इस ऑक्सीजन पे डाल दीजिए और ऑक्सीजन इसमें तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा नहीं, इस कार्बन पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाएगा। अब देखिए सिंपल था, एक होता है ब्रोमिनेशन, Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल हुआ, ऑर्थो पे जाएगा, ई पार पे जाएगा, कंसंट्रिक HNSO3 NO2 प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल है, ऑर्थो पे जाएगा, ई पार पे जाएगा। इसको बोलते हैं फ्रिंडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, इसको बोलते हैं सैलेशन एल्काइलेशन, में एल्काइल जाएगा ऑर्थो पे, फिर पार पे जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा पार, मेजर क्या बनेगा पार, मेजर हो जाएगा। देखिए फिनॉल का रिएक्शन बहुत इजी है, इतना से ज्यादा नहीं पूछने वाला। जिंक डस्ट डालेंगे तो फिनॉल से बेंजीन बन जाएगा, जिंक डस्ट डालेंगे तो फिनॉल से क्या बनेगा, बेंजीन। और देखिए फिनॉल से मेरे पास बनाने का दूसरा तरीका है एल्काइल एराइल हैलाइड में 630 केल्विन पे 300 एटमॉस्फेयर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले क्लोरीन हटेगा, ONA बनेगा, उसके NOH के साथ रिएक्शन करेंगे, OH बन जाएगा, वाटर, उसके पहले ONA बनेगा, फिर वाटर डालेंगे तो OH चला जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पिछला रिएक्शन पढ़े थे इसका, इसको डॉयस प्रोसेस बोला जाता था। सेम चीज है, क्लोरीनेशन करवाते, NOH के साथ इतना 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर पे डालेंगे तो एराइल हैलाइड से क्या क्लोरीन से OH बन जाएगा। दो तरीका, एक तो तरीका यहाँ पर एक तरीका बनाने का और दूसरा तरीका मेरे पास क्या क्या हो सकता है। जिंक डस्ट को डालेंगे तो बन जाएगा मेरे पास बेंजीन, कंसंट्रिक HNO तो पिक्रिक एसिड, क्योंकि ऑर्थो पारा पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, डाइल्यूट HNO3 डालेंगे तो ऑर्थो पारा पे जाएगा, कंसंट्रिक HNO3 तो ऑर्थो पारा दोनों पे चला जाएगा, मेजर इवेंट। ठीक है, तीसरा रिएक्शन मेरे पास एक और है, ब्रोमिनेशन करेंगे, CH2 सॉल्वेंट में डालेंगे, ऑर्थो पारा मिलेगा, इसी को अगर वाटर डाल देंगे तो ऑर्थो पारा पे चला जाएगा, तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। देखिए अगर कंसंट्रिक HNO3H2SO4 के साथ करेंगे तो नाइट्रो ऑर्थो और पारा पे चला जाएगा, डाइल्यूटेड HNO3 डालेंगे तो ऑर्थो पारा पे जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। देखिए कोल्बे मेरे पास इस चीज को कोल्बे रिएक्शन NaOH CO2 प्लस H प्लस को सैलिसाइक्लिक एसिड बनता है, याद कीजिए NaOH CO2 के साथ, उसके बाद H प्लस, इतना याद रखना है NaOH CO2 के साथ, दूसरा स्टेप में H प्लस के साथ सैलिसाइक्लिक, और हमको राइमर टाइमर पढ़ना है, जैसे NaOH इसमें भी है, इसमें क्या है क्लोरोफॉर्म में H प्लस, देखिए दोनों में सेम चीज है, कोल्बे में दोनों में सेम, इसमें क्या है CO2, इसमें क्या है क्लोरोफॉर्म, याद रखने तरह। दूसरा स्टेप में इसमें भी एसिडिफाइड कर रहे हैं, इसमें भी एसिडिफाइड कर रहे हैं, तो सबसे इसमें क्या होगा, वहाँ OH लगता है, यहाँ COH, यहाँ पे Ld, इसको बोलते हैं सैलिसाइक्लिक
एसिड, इसको बोलते हैं सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड। सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड दोनों में तरीका याद रखना, NOH इसमें भी, NOH इसमें भी। इसमें सिर्फ CO2 है, इसमें क्लोरोफॉर्म, बस सेकंड स्टेप में इसमें H प्लस, इसमें H प्लस है। तो मेरे पास एल्कोहल का जो फिनॉल का है, इतना से ज्यादा रिएक्शन बुक में भी नहीं पढ़ना है। Na2Cr2 एक Br2 आ रखना है, वाटर के साथ डालेंगे तो ऑर्थोपारा पे चले जाएगा। दूसरा याद रखना है कि मेरे पास नॉर्मल, देखिए CH2 सॉल्वेंट के रूप में करेंगे तो ऑर्थोपारा पे जाएगा। इसमें और एक ही बनेगा, ये दो ऑर्थो एक पारा। सेम रिएक्शन इसमें आप कीजिए, डाइल्यूट HO में ऑर्थोपारा मिलेगा, कॉन्सेंट्रेट यूज करेंगे तो नाइट्रो ऑर्थोपारा पे चले जाएगा। तीसरा रिएक्शन लीजिए है कॉल्वे का आता रहेगा तरीका, NaOH CO2 NaOH दोनों में, एक CO2 जाएगा तो कॉल्वे देगा, CH3 जाएगा तो रैमल-टैमर रिएक्शन देगा। तो देखो रैमल-टैमर नेम रिएक्शन एकदम इंपॉर्टेंट है, NaOH CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे। सेकंड स्टेप में H प्लस, कॉल्वे रैमर और कोल्वे दोनों सेम रिएक्शन है, दो एक से मिल गया। Br2 वाटर के साथ Br2 CH2 दो इससे निकल गया, और यहाँ पे देखिए HNO3 के साथ डाइल्यूट HO दो इससे निकल गया, दो से अच्छे रिएक्शन। उसके बाद यहाँ तो पहले उसमें भी पढ़े थे, जिंक डस्ट डालेंगे बेंजीन। अगर कहीं भी कन्वर्सन आ होगा तो इसको अच्छा तरीका से लिख लीजिए, कन्वर्सन आप कहीं भी कर सकते हैं, बस इसको एकदम मैपिंग कर लेते हैं इजी तरीका से। देखिए इसमें आपको एसिडिक एस्टेन बनाना है, पहला सल्फ्यूरिक एसिड बनाना। नाम लिखिए मीटा क्लोरोफिनॉल, नाम लिखिए शिकायत है। ऑर्थो, यहाँ पे क्लोरीन होगा, मीटा नाइट्रोफिनॉल, मीटा नाइट्रोफिनॉल, और क्रिसॉल बोला जाता है OCH3 ग्रुप लगा के, इसको क्रिसॉल बोला जाता है। एक क्वेश्चन है, उसके बाद आप समझ जाएगा इसमें। डियर फिनॉल पैराफ्लोरो फिनॉल ऑर्थो मेटा नाइट्रो। अब इसमें एसिडिक एस्टेन में क्या होगा, H प्लस है, नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज को खींचने वाला ग्रुप कौन है, तो सबसे पहले देखना खींचने वाला, सबसे इस नेगेटिव चार्ज को खींचने में पावरफुल कौन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल NO2, सबसे ज्यादा पावरफुल NO2। इसमें क्या है, NO2 के मेरे पास माइनस आई इफेक्ट भी है, और यहाँ पे देखिए NO2 मेटा पे माइनस आई भी दे रहा है, माइनस आई। क्लोरीन, क्लोरीन का जो पोजीशन होता है ऑर्थोपारा होता है, जिससे माइनस, इसे फिर माइनस आई इफेक्ट दे, इसमें माइनस और माइनस इन दोनों। इसमें देखिए इसमें सिर्फ माइनस आई इफेक्ट है। CH3 में देखिए, CH3 में यहाँ से सिर्फ प्लस आई है, ऑपरेट है प्लस आई। अब देखिए इफेक्ट, सबसे ज्यादा खींचने वाला ग्रुप तो ये सबसे ज्यादा ये होगा, उसके बाद सेकंड ये नेगेटिव चार्ज को क्या दे रहा है यहाँ से, और टान नहीं रहा है, और ये दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सबसे कम कौन होगा, सबसे ज्यादा होगा नाइट्रो। उसके बाद फिर अगर अपना नाइट्रो का इफेक्ट जो होता है माइनस आई माइनस इन दोनों होता है, और क्लोरीन जो होता है यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट देता है, खींचने का सबसे ज्यादा होगा माइनस, उसके बाद सेकंड होगा। उसके बाद फिनॉल होगा,
तो देखिए इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझिए कि नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज को खींचने वाला जो ग्रुप होगा एसिडिटी को क्या बढ़ा देगा, क्योंकि H प्लस निकलेगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ये पढ़ चुके थे हम लोग। तो सबसे ज्यादा खींचने वाला कौन ग्रुप है? सबसे ज्यादा खींचने वाला ग्रुप NO2, यहाँ पे माइनस आई और माइनस है। क्लोरीन का जो इफेक्ट है, जो यहाँ पे इफेक्ट होगा, सिर्फ वो माइनस आई इफेक्ट होगा, इसका रेजोनेंस का इफेक्ट नहीं होगा। माइनस आई और यहाँ पे अगर रेजोनेंस करेगा भी तो इस रिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट इसका होगा। क्लोरीन का सिर्फ माइनस आई और इसका माइनस आई और माइनस आई दोनों इफेक्ट होगा, और एक प्लस आई इफेक्ट देगा, क्योंकि यहाँ पे पारा पे प्लस आई प्लस आई दोनों होता है, लेकिन प्लस आई इफेक्ट देगा, इसलिए सबसे कम ये होगा। इसको उसके बाद 3 से 4 आप अपने से फिर बना सकते हैं। नाइट्रो लगाएगा जैसे सबसे ज्यादा ये होगा, उसके बाद पारा क्लोरो सबसे ज्यादा ये होगा, उसके बाद देखिए फिनोल क्लोरो होगा, उसके बाद ये होगा सबसे कम फिनोल होगा। इसका टोटल का टोटल इफेक्ट लगा, खींचने वाला ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाता है, देने वाला ग्रुप जो डोनर इफेक्ट होगा एसिडिटी को घटाता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा खींचने वाला ग्रुप कौन है? माइनस आई है कि माइनस है। देने वाला ग्रुप कौन है? तो देने वाला देखिए यहाँ पे प्लस आई, इसलिए सबसे ज्यादा ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, सबसे कम। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड कीटोन आपको बोला है, एल्डिहाइड का पूरा रिएक्शन इसमें आ जाएगा। सबसे पहले एल्डिहाइड का हम लोग KCnHCl के साथ रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए Cl न्यूक्लियोफाइल यहाँ लगेगा और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, HClH यहाँ लग जाएगा, यहाँ तो H अल्कोहल बन जाएगा, CH2H और CH चला जाएगा। और वैसे ही एसिडिक H3O प्लस डालेंगे, सीधे सीधे एसिड बन जाएगा। CH से क्या मिलेगा? एसिड। दूसरा याद रखना है, CH3O COH जो है आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। कैसा टेस्ट देता है? आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या करना है? CH3CO एक कार्बन CH से बन जाएगा CHI3, और आइडोफॉर्म टेस्ट में CH से CH3 बन जाएगा और C एक कार्बन का चयनित यहाँ पे H C। हाँ देखिए एल्डिहाइड में क्या होगा, सबसे पहले आपको याद करना है फेरिक सॉल्यूशन, ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा और अपना रेड पीस सेट देगा। दूसरा ऐसा पढ़े टॉलिंग रिएजेंट, सिल्वर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में डालेंगे, एक रिएजेंट है अमोनिकल। तीसरा और की सर पढ़ चुके हैं, एल्कीन बना देगा। Hg प्लस एल्डिहाइड को Hb प्लस 2H प्लस के डालेंगे, एल्कीन बनाएगा, एल्काइन बनाएगा। ZnHg को एल्मेंसन रिडक्शन बोलते हैं, ये भी एल्कीन बनाएगा, ये भी एल्कीन बनाएगा। तीसरा नंबर में हम लोग RMGX का इसको कार्बोनिल कंपाउंड RMGX यहाँ पे जाएगा, अटैक करेगा, यहाँ पे वही जाएगा। इसके बाद Cu के साथ रिएक्शन करेंगे, कीटोन बन जाएगा, इजी है। उसके बाद AgOH प्लस I2, इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। क्या बोलते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट। फॉर्म टेस्ट, ये जो पार्ट CH3 दिख रहे हैं यहाँ से CH3 आ जाएगा और सोडियम एसिटेट बनेगा। उसके बाद उनकी सर हो गया, सेलिंग हो गया, हाँ डाइल्यूट NaOH के साथ आइडियल कंडेंसेशन करेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा, CH2 यहाँ पे, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा। एक ग्रुप दो मॉलिक्यूल लेंगे, एक यहाँ पे CH2 नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे अल्फा बीटा हो जाएगा, बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी लगेगा CH3, इसको हिट कर देंगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह एल्डिहाइड का पूरा रिएक्शन एक चार्ट बना दी, इससे कोई दिक्कत नहीं, इजी तरीके से इसको आप पढ़ सकते हैं। देखिए अगर हम एल्कीन को एनालिसिस करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे कार्बन ग्रुप लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ से गया, कि यहाँ से गया, अंत में ZNO बाहर निकल जाएगा। तो
दूसरा हम लोग पढ़ने गैटर में कोच रिएक्शन, ऐसे ही सब लिख देंगे एक जगह सजा के, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। COHCl के साथ AlCl3 कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे, COH रख लीजिएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, तो COH CO कार्बन मोनोऑक्साइड को HCl याद रखना है, कार्बो यहाँ पे COH हो जाएगा। रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन एस याद रखना है, स्टीफन SnCl2 एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो डिवाइड बनाएगा Cl, और डायबल H भी यही करेगा, CH3 को Cl में, दोनों सेम रिएक्शन डायबल H। तीसरा हम लोग CH3CO मीथेन इथेनॉल क्लोराइड के हाइड्रोजन PD प्लस एमिनो बैरियम सल्फेट के रिएक्शन विद रिस्पेक्ट में करेंगे, कैटालिस्ट CH3CO HCl बन जाएगा। यहाँ पे CH3 भी हो सकता है, यहाँ पे एराइल ग्रुप भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा, बस CO की जगह पर क्या लगेगा H। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, एक H आएगा, इससे बाहर निकल जाएगा। क्लोरीन है, क्लोरीन तो लिविंग ग्रुप निकलेगा HCl के साथ, यहाँ पे H लग जाएगा। बहुत इजी रिएक्शन, इसको बोलते हैं रोजेनमंड रिएक्शन। स्टार रिएक्शन Cr2O CH2 के प्रेजेंस में H3 को प्लस डालेंगे, और यहाँ पे टॉलिन से डायरेक्ट बन जाएगा एल्डिहाइड COH। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में हम लोग जितना भी नेम रिएक्शन पढ़ना, गेटरमैन कोच, स्टीफन याद रखना, स्टीफन Cl, स्टीफन S से SnCl to HCl, डायबल H दोनों एक साथ जाएगा, और यहाँ पे देखिए H2 इसको बोलते हैं रोजेनमंड रिडक्शन, स्टार रिडक्शन। ये चार को आपको 1 2 3 4, इससे ज्यादा डिवाइड में कुछ पढ़ना ही नहीं है, एकदम अच्छा से 2 बार इसको लिखिएगा। देखिए प्रिपरेशन ऑफ कीटोन क्या है, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करेंगे डाई एल्काइल कैडमियम। देखिए डाई एल्काइल कैडमियम को मीथेन इथेनॉल एल्कोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे, क्लोरीन और कैडमियम, क्लोरीन कैडमियम का बैलेंस जो होता है CdCl2 बनेगा, और यहाँ से सीधा सीधे Ar2 देख रहे हैं, Ar2 यहाँ लग जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं, CH3CO यानी कि RCO यहाँ पे R2 रखेंगे, कैडमियम Cl2 यहाँ पे IR CO के बगल में एक R एक R डैश, जो भी हम लिख रहे हैं दोनों से R डैश 2 होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ CH3 होती है, यहाँ पे C2H5 का 2 ग्रुप, कैडमियम से C2H5 2 होना चाहिए, और नाइट्राइल को RMGS के साथ रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे C2H5 जाएगा, हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो यहाँ कीटो ग्रुप का। कंजारो रिएक्शन पढ़ा चुके थे, कंजारो में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, उसमें एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एक क्या, एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा रिड्यूस कर जाएगा। ऑक्सीडाइज का मतलब एक कार्बन क्या होगा, सोडियम एसिटेट बन जाएगा, और दूसरा 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो क्या होगा, रिडक्शन में क्या होगा, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनेगा CH3OH, तो एक एसिटेट बनेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी CH3CONA बन जाएगा, दूसरा रिड्यूस कर जाएगा, जिससे CH3 है तो बेंजीन, यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे CONA बनेगा, और दूसरा क्या होगा, अल्कोहल बनेगा। तीसरा RMGS के CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे, कार्बन पे बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे देखिए नेगेटिव हो गया, ट्राई ईथर के साथ लगाएंगे, यहाँ पे MgX हो गया, इसके H3 को प्लस डालेंगे, यहाँ पे H हो जाएगा MgOH। इस तरह हम लोग इतना शॉर्ट वीडियो इतना ही पढ़ के आप लोग ठीक